हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे, मज़े होंगे। थोड़ा सा डर के साथ है पर कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बी रिलैक्स एकदम। बस ये है कि जो भी पढ़िए अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, शांति में पढ़िए, टाइम निकालिए थोड़ा सा और समय कम कहीं लीजिए, अपनी पढ़ाई पर करिए। आज की जो ये क्लास होने वाली है, आपका सब कुछ हो गया है, टाइम टेबल वगैरह सब कुछ। अब आपको पेपर करवाए जाएंगे, जो नहीं करवाए गए, कुछ करवाए भी गए थे। इंग्लिश के मैंने शायद 17, 16, 15 के आसपास के जो पेपर थे पहले करवाए थे। इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल की, इंग्लिश चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो देखेंगे आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी और सभी सब्जेक्ट की मैंने सीरीज़ भी करवाई है, पेपर भी करवाए हैं जो जो वो वहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल आएंगे। तो आप 17 का, 16 का, 15 का वो सब पेपर वहाँ मैंने करवा दिया है फ्रेंड्स। हिंदी का भी पूरा करवाया है, इंग्लिश का भी पूरा करवाया, तो आप वो लोग वहाँ पर जाके आराम से देख सकते हैं। आज मैं यहाँ पर जो पेपर आपको करवाने वाली हूँ, ये 21 का पेपर मैं यहाँ पर आपको करवाने जा रही हूँ इंग्लिश का। ये 2021 का पेपर है जो अभी रिसेंट के ईयर में हुआ है, पेपर हुआ था। आपको इनकी जितनी भी डिटेल चल रही हूँ आपको पूरा बताऊंगी, पूरे क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे इंग्लिश का पेपर। आप सभी जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ। मैं हूँ शालिनी, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। मुझे बहुत ही उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे होंगे, जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ यहाँ पर ज़रूर मिलेगी और जितना प्रयास मेरा हो सकेगा मैं अपना पूरा बेस्ट आपके एग्जाम से पहले ज़रूर करूँगी ताकि आपको हर तरीके से हेल्प हो जाए। इंग्लिश और मैथ में जितना भी हो सकेगा अपना पूर्ण समर्थन मैं ज़रूर दूंगी। आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, फटाफट कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। शालिनी क्लासेस टेलीग्राम का नाम है, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे पेपर के बाद कुछ क्वेश्चन से करवाएंगे। चलिए, ये देख रहे हैं, आपको क्लियर दिख रहा है? अपनी क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज आप कर लेंगे तो और सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। पेपर में क्वालिटी नहीं क्लियर रहती, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस इंक्रीज करने पे और प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ ऐसे ही ली है। ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं, 5 आपको आएंगे। आपको सारी बातें पूरी अप टू डेट पता है हर एक पॉइंट पे। अब आपको सिर्फ पढ़ना है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर है। फोनोटिक्स इन द साइंस ऑफ। साउंड होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, राइटिंग होता है। क्या होता है? आपको ध्यान से समझना होगा। कुछ जैसे हर एक चीज़ का शब्दांश होता है, कोई एक जैसे आप कोई टॉय ले रहे हैं, ढेर सारे टॉय आते हैं, ऐसे जब साउंड है, फोनोटिक्स है, फोनीम है, इन सब का भी एक सेट ऑफ कलेक्शन है, उसी में से एक वर्ड है फोनोटिक्स। तो फोनोटिक्स इन द साइंस, इसका विज्ञान क्या है, क्या मतलब है इसका? इसका फोनोटिक्स का संबंध किससे है? प्रोनाउंसिएशन से है। आप जो कॉन्सोनेंट जानते हैं ABCD F Z, ये सब इससे है, या तो आप राइटिंग लिख रहे हैं कुछ उससे है, या साउंड से है। तो आपको पता है कि फोनोटिक्स और फोनीम ये सारे को ध्यान रखना है आपको कि आपको ये फोनोटिक्स का जो साइंस का जो संबंध है वो साउंड से, किससे है? ध्वनि से है, आवाज़ों से है। आगे बढ़ते ही इसी के साथ देखते हैं दूसरा प्रश्न। व्हाट आर द 3 मेन फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज? लैंग्वेज का 3 मेन फंक्शन क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आइए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मेन फंक्शन है भाषा का, 3 मेन कार्य क्या है? इन्फॉर्मेटिव है, एक्सप्रेसिव तरीके से, डायरेक्टिव है, फिर आर्बिट्रेरी एक्सप्रेशन है, नेचुरल है या स्किल बेस्ड है, यूनिक सिंबल है, रिफ्लेक्टिव है, इमेजिनेटिव है, नन ऑफ दीज। तो ये बताना है कि क्या होगा। व्हाट आर द 3 मेन फंक्शन ऑफ ए लैंग्वेज? 3 मेन फंक्शन क्या है लैंग्वेज के? तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को ही मानेंगे, क्योंकि भाषा में तो बहुत सारी भाषाएं आ जाएंगी। तो उनका 3 मेन फंक्शन क्या है, लेकिन हम जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये मानेंगे कि इंग्लिश का ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए, आंसर बताइए सभी लोग। आप सभी लोग पढ़िए। यहाँ पर आप मेरे साथ रिवीजन कर रहे हैं, कुछ अपने खुद से रिवीजन कर रहे हैं, तो आपके 2-3 चीज़ें तो मैं भी आपकी रिवाइज करवा, छोटी क्लास करेंगे, यूनिक चीज़ पढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका ए ऑप्शन है, क्योंकि लैंग्वेज से आपको इन्फॉर्मेटिव है, आप उससे संबंधित हो रहे हैं, जोड़ रहा है, आप उनके साथ कुछ सीख रहे हैं। एक्सप्रेसिव है, आपको बहुत सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है, आप एक्सप्रेसिव तरीके से उसको देख पा रहे हैं, आकलन कर पा रहे हैं। डायरेक्टिव है, आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस भाषा में डायरेक्टली सीखने को मिल रही है। तो मेन फंक्शन जो 3 दिया गया है वो यहीं पर यही है। और भी कुछ 1-2 चीज़ें अच्छी हैं, बट जैसे कि यहाँ पे ये इमेजिनेटिव भी लगभग सही है, कुछ चीज़ें इसमें अच्छी, ये नेचुरल सही है, बट ये है कि बाकी और नहीं सही है। इनका तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है। लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड करेक्टरिस्टिक फॉर्म्स ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर। भाषा जो होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है एक ह्यूमन के, मनुष्य के बिहेवियर की।
तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? डॉक्टर के अग्रवाल ने, नन ऑफ दीज ने, महात्मा गांधी ने और गेल्सन ने। ध्यान से पढ़िए। इंग्लिश में जैसे आपके पेपर 1 पेपर 2 में कथन वाले प्रश्न है, वैसे इंग्लिश में भी 1-2 है। ये रिसेंट में आया है, लेटेस्ट में आया है, तो आने की एक उम्मीद तो लगा ही सकते हैं कि क्या पता आ ही जाए। इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से दिया गया है तो हम ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, ये गेल्सन के द्वारा कही गई है। ठीक है, किसके द्वारा? गेल्सन के द्वारा कही गई। आगे बढ़े, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। आइए फोर्थ देखिए क्या है। हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड। ये कितने हैं? एग्जामिनेशन एक वर्ड दिया गया है, इसमें कितने सिलेबल्स हैं? 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 1 है। जैसे आपको मैं सिलेबल्स आप समझते हैं, जैसे दूध वाला, दूध वाला, तो जितने जितने अलग अलग साइड से दूध वाला एक शब्द हो गया, दूध एक शब्द हो गया, वाला एक शब्द हो गया, तो जोड़कर दूध वाला बन, मिल्क मैन जैसे हो गया। तो स्लैबल्स जो चीज़ टूट टूट के जुड़ के बनती है वही होती है स्लैबल्स। मतलब कि जैसे आप जैसे यहाँ पर कितने स्लैबल्स हैं, तो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन, तो एक यहाँ पर क्या है? एक। ठीक है, फिर जामिनेशन, आप देखो एक जा 2, मिनेशन 3, मी नेशन, नेशन में 4 और शन 5, एग्जामिनेशन 5 सिलेबल्स है। मतलब किसको किसको एक एक तोड़ के कैसे बना हुआ, सारे जुड़े हुए हैं, वही होता है। मैं फिर से बोल रही तभी आप समझोगे, वरना बहुत सारे लोग जोड़ रहे होंगे, इसमें गिन रहे होंगे कितने लेटर है, ये नहीं। आपको इसका प्रोनाउंसिएशन जब आप कर रहे हो तो कैसे बनना है, एक जामिनेशन, अलग अलग मिला के तब बनाइए, यही होता है सिलेबल। तो इसको क्या कहते हैं? ये 1 2 3 करके भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। तो ये है 5। तो टोटल इसका आंसर यहाँ पर क्या है? डी ऑप्शन सही। कैसे आया ये भी बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं फिफ्थ, जो कि लास्ट ऑब्जेक्टिव का 5 आने वाले हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर अ हावर, तो द हावर, एन हावर, ए हावर, नन ऑफ दीज। बताइए यहाँ पर क्या होगा? आर्टिकल मैंने पढ़ाया है, बहुत बढ़िया आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था, पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया था, तो गलत तो आप बता ही नहीं सकते, कोई उम्मीद है कि आप गलत बताएंगे। चलिए बताइए क्या होगा? एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत क्लियर तरीके से आपको हर एक बात बताई जा रही है, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर भरा जाएगा वो क्या होगा? एन हावर होगा। ठीक है, आवर पढ़ा जाता है, हावर पढ़ा ही नहीं जाता है। एच से है तो इसका मतलब तो कॉन्सोनेंट है, ये नहीं आवर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बनेंगे ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन हावर। ठीक, आवर। आगे बढ़े तो 5 नंबर मैंने आपको दिला दिए कि नहीं? 5 नंबर मिले कि नहीं? अगर ये 5 क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने वेरी शॉर्ट प्रश्न की तरफ। देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये वेरी शॉर्ट है, एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने 6th है, देखिए 1 नंबर का प्रश्न ये भी है। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग। फ्रेंड्स अब आपको नाउन पहचानना है। सोचिए अभी रिसेंट में आया है और नाउन खोजना है। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है सबकी डेफिनेशन और सबके एग्जाम्पल ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न 100% आते हैं और आएंगे। 2 नंबर के प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए क्या दिया है, पॉइंट आउट द नाउन। एक सेंटेंस दिया है, नाउन छाटना है। आई लव डॉग्स बट आई हेट कैट। मुझे कुत्ते पसंद है लेकिन बिल्ली बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? एक तो ये डॉग है और एक यहाँ पर दूसरा क्या है? कैट है। तो कितने नाउन है? 2 है, एक डॉग और एक कैट। क्लियर, समझ में आया? अब ऐसे आपको कुछ भी और भी छाटने को दे सकता है। दूसरा देखिए 7th पॉइंट, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इसमें विशेषण ढूंढना है, विशेषण एडजेक्टिव ढूंढना है। सेंटेंस दिया है दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। तो मेरे फ्रेंड्स विशेषता क्या है? ब्यूटीफुल। तो इसमें एक ही विशेषण है जो आप आराम से फाइंड कर लें। हो सकता है इस बार प्रीपोजिशन दे दे, कंजक्शन दे दे, इंटरजेक्शन दे दे, वर्ब दे दे, कुछ भी दे सकता है, या हो सकता है यही सेम दे दे। तो आपका 1 नंबर का प्रश्न तो फिक्स ही हो सकता है कि नहीं, कि इस तरह का आया है तो ये आएगा, तो बिल्कुल कर लेंगे। और पास होने के लिए सिर्फ 12 नंबर चाहिए, जिनको बिल्कुल नहीं आ रही है इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट 8th है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल से प्रश्न बन रहा है, आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया, आर्टिकल फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया ही टीच इन डैश 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 यूनिवर्सिटी। तो ए भरेंगे आप, यहाँ पर एन भरेंगे कि आप यहाँ पर दा भरेंगे। ये दोनों इनडेफिनिट है, ये डेफिनेट है। यहाँ पर दिया है द ही टीच इन, ही सॉरी टीचर नहीं है, ही टीच इन डैश यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप क्या भरोगे? तो आपको पता है कि यहाँ पर हम ए फिल करेंगे, क्योंकि ये यू से भले स्टार्ट है लेकिन ये लिखा जाता है यूनिवर्सिटी, या से। तो या जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो हम प्रोनाउंसिएशन पर जाएंगे, ना कि आप जो यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर सुटेबल आर्टिकल क्या है? ए है। आगे बढ़े, चलें, आइए नेक्स्ट देखते हैं 9th, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। आपको एक सही प्रोनाउन भरना है। प्रोनाउन भी पढ़ाया है, टाइप भी बताया है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है।
आपको वो जो है सेंटेंस दिया है, लुक एट राम डैश 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 ही, मतलब गुड इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पर आप क्या भरोगे, आपको पता है कि यहाँ पर हम ही भरेंगे, क्योंकि क्यों ही भरेंगे, क्योंकि लड़कों के साथ तो ही यूज़ किया है, लड़की के साथ सी यूज़ किया जाता है। राम क्या है, लड़का है। हम राम का जब एक बार नाम यहाँ पर लिखा गया और राम की ही विशेषता बताई जा रही है, तो हम जो जो हम प्रोनाउन कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब नाउन के स्थान पर। अब यहाँ पर अगर हम फिर राम को भर दें कि लुक एट द राम, राम इज़ अ गुड बॉय, तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा ये लगेगा कि लुक एट द राम, ही इज़ अ गुड बॉय। क्लियर, आपको समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है सभी को। आइए 10th प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बनाना है। वॉइस से एक प्रश्न जरूर आएगा, 1 नंबर का 100% है। पैसिव में दिया है, पैसिव की पहचान ये है कि हमेशा बाई के द्वारा इनको लिखा जाता है। बाई से संबोधित करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या कहा गया है, सेंटेंस दिया गया है, आई विल क्लीन हाउस एवरी डे, आई विल क्लीन हाउस एवरी डे। हम जानते हैं कि जब भी ऐसे विल वाले या शैल वाले सेंटेंसेस प्रयोग किए जाते हैं, तो हम जब इसका पैसिव बनाते हैं तो हमेशा हम रूल होता है कि हम विल बी लगाते हैं और शैल बी का प्रयोग करते हैं। शैल बी, इसमें और क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा, और क्या जुड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ेगी। पैसिव बनाते वक्त वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 10th प्रश्न जो दिया है, आई विल क्लीन द हाउस एवरी डे, इसका आप लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर आप लिखेंगे द हाउस, HOUSE, द हाउस विल बी, ये विल बी होगा, ये जो विल था इसके यहाँ पे बी भी आएगा, इसकी जगह पर इसके साथ में विल बी, उसके बाद आप ये जो क्लीन यहाँ पर है इसका क्लीन्ड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म CLEANED, क्लीन्ड बाई मी होगा, क्योंकि आई का मी हो जाता है। जब हम आई एक्टिव में है, पैसिव बनाएंगे तो मी हो जाएगा, बाई मी एवरी सैटरडे। ठीक है, द हाउस विल बी क्लीन्ड बाई मी एवरी सैटरडे। क्या लिखेंगे, द हाउस विल बी क्लीन्ड बाई मी एवरी सैटरडे। क्लियर, अब अगर आएगा तो कर लेंगे, इस तरह के आपको और भी बनाने को मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ 11वें प्रश्न को देखते हैं, क्या दिया गया है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। हम यहाँ पर इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है कि हैज़ बीन प्लस ING लगाते हैं, या तो हैव बीन प्लस ING। फिर से सुन लो ध्यान से आप सभी की, जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही तो उसका रूल होता है हम हैज़ बीन प्लस ING का इस्तेमाल करते हैं, और हैव बीन प्लस ING प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के केस में। तो यहाँ पर हमको देखो क्या दिया है, आई हैव स्पोकन, तो इसका क्या बनेगा पता है, इसका मैं लिख रही हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग, SPEAKING, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हैज़, यहाँ पर हैव दिया था, इसके साथ बीन लग जाएगा, और यहाँ पर वर्ब के साथ जो यहाँ पर ये स्पोकन कहा गया ये हट जाएगा, थर्ड फॉर्म हटेगी, ING लग जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की गई है। क्लियर, आपको समझ में आया, मैंने आपके वेरी शॉर्ट भी करवा दिए, पूरे क्लियर बता दिए कि क्या आपको करना है, तो आपको कोई दिक्कत हुए फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब बारी है 2 नंबर के प्रश्नों की, कि 2 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आए हैं। आपको स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। एक एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताऊंगी। 21 का ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड, इतने प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन बता रही हूँ, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक क्लास को नहीं लाइक किया पहले तो आप लोग क्लास को लाइक करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए इसी के साथ देखते हैं 2 नंबर में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा ना कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देख के जाइए, एडजेक्टिव पूछ लिया है, अब एडजेक्टिव की आप अपनी परिभाषा बताइएगा और एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक, मैं ऐसे नहीं बता रही। 13 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये पेपर मुझे ऐसे ही मिला, इसमें बल्कि ऐसे देना चाहिए था गैप वैप करके, लेकिन नहीं दिया है, तो ये भी आपको एक प्रश्न आ जाएगा 2 नंबर का। तो ये 2 तो आराम से 4 मिल गए। क्यों फ्रेंड्स, बस प्रे करो आप कि आपका पेपर PNP वाले बहुत अच्छा बनाए। मुझे उम्मीद है कि भगवान करे यही पेपर चाहे उठाकर दे दे या ऐसे ही कुछ हेर फेर कर दें, किसी की कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। बस यही प्रे करिए कि बढ़िया पेपर आए। आइए फ्रेंड्स, फिर आगे मज़ा ही आ जाएगा, फिर इतनी मेहनत ना सफल हो जाएगी। 14th देखिए क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ ओरल ड्रिल इन द टीचिंग इंग्लिश। जब आप इंग्लिश बढ़ा रहे हो, कर रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो ये ओरल ड्रिल का जो आप यूज़ कर रहोगे वो क्या है। अभी मैं इसको पूरा लिखी हुई हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा आइए पहले दिखा देती हूँ, वरना आप खुद सोचेंगे आगे पीछे कैसे है। देखो ये 14 प्रश्न, ओरल ड्रिल का रोल क्या है। पहला देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है इनकरेक्ट कन्वर्जेशन। आप जब ओरल के बाद क्या है, मौखिक, यही है ना,
जिसमें प्रैक्टिकल वाइवा बोल रहे हो, आप अपने बोल रहे हो, तो आपसे कुछ पूछा जा रहा है, तो आपका कन्वर्सेशन पड़ रहा है कि नहीं, आप में इनकरेज हो रहा है कि नहीं, आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप में एक एबिलिटी का आ रही है कि नहीं आ रही, तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये प्रभावपूर्ण रहता है, ठीक है। तो इससे ये बढ़ रहा है आपके बातचीत करने का, कम्युनिकेशन भी लिख सकते हो यहाँ पर। मॉडल सिंथेटिक एक सिनेमैटिक स्ट्रक्चर बना, क्योंकि कोई चीज़ मौखिक होती है तो हम उसको बताते हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। जैसे हम प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाते हैं तो क्या करते हैं, एक चीज़ चलती रहती है, हम उसको शो करते हैं और पूरी चीज़ मौखिक ओरली बताते रहते हैं। तो उससे जो एक स्ट्रक्चर है, एक सिंटैक्स है, वो भी बहुत अच्छा फॉर्म होता है, ओरल बताते हैं, इसकी हेल्प से हम बता पाते हैं। आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है जब आप मौखिक तरीके से किसी से बात करते हैं, वाइवा हो रहा है, एग्जामिनर आए हैं, या कहीं इंटरव्यू हो रहा है, पोर्टफोलियो चेक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपका उनसे एक आई टू आई कॉन्टैक्ट बनता है, जिससे क्या होता है कि कभी कभी आप बहुत इंप्रेसिव तरीके से अपनी बात को कह जाते हैं। हम लोग हैं जैसे क्लाइंट से डील करते हैं, तो हम लोग का भी हम लोग कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, हमारी बातें उन्हें अच्छी लग जाती हैं, हमारा काम उनको अच्छा लग जाता है, तो हमें अच्छे से खासे के पैसे भी मिलते हैं, अच्छे खासे काम भी मिलते हैं। ऐसा हम लोग का रूल है, हम लोग करते हैं, जो जितने हायर पैकेज पे मतलब सेलेक्ट किया जाता है उतने पैकेज से पाता है। इंटरव्यू में क्या होता है, यही तो होता है कि सबकी सैलरी अलग रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। तो यहाँ पर वही है, इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव इस मेथड से पड़ता है। फिर रिमाइंड द स्टूडेंट टू स्पीक लाउडली एंड आर्टिकुलेट क्लियरली। जैसे आप यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे उन्हें आता बहुत कुछ है लेकिन वो बोल नहीं पाते, तो इस मेथड का जब इस्तेमाल करेंगे तो उनकी ये दिक्कत भी दूर होगी। हैव यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है, हैव स्टूडेंट समराइज एंड हर्ड। ये सुनना है, मतलब आप जो चीज़ बोल रहे हो, जैसे इस मेथड में आप एक्सप्लेन करके कोई चीज़ सिखा रहे हो, बता रहे हो, एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, तो आपको सुना जा रहा है, और सुनने से क्या होगा, फिर उस चीज़ को अपने मन में समराइज़ करेंगे, कुछ आप उनसे पूछेंगे, कुछ आपको वो बताएंगे, तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा भी होता है। तो यहाँ पर मैंने कई सारे पॉइंट ले लिए हैं, आपको जो सही लगे आप लिख सकते हैं, छोटा इसीलिए लिया ताकि याद करने में भी आसानी हो। मॉडल एंड गाइड द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, आप मौखिक तरीके से गाइड कर सकते हो, आप उनको मॉडल के रूप में दिखा सकते हो, स्ट्रक्चर के रूप में दिखा, काफ़ी कुछ आप हेल्प कर सकते हो उनकी ओरली तरीके से। वो भी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो है टाइम का जो रहता है वो बढ़िया रहता है, कि लिखने में ज़्यादा वक्त जाता है, बताने में चीज़ें कम जाती हैं। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन द सब टाइटल्स ऑफ द टोन, आप कोई चीज़ बता रहे हो या कोई हेडिंग आ रही है, कोई सब टाइटल्स आ रहा है या क्या बताई जा रही है, तो उसको आप ओरली बता सकते हो। अगर कोई क्विक आंसर करता है या कोई कुछ पूछ रहा है तो आप उसको तुरंत उस चीज़ का रिप्लाई दे सकते हो। तो इस मेथड का बहुत अच्छा है। और फिर छोटे बच्चे हैं, उनका उतना लिखना नहीं आएगा, उतनी उनकी जो स्पेलिंग है वो नहीं सही होगी, उनको उतना मतलब वो पूरी चीज़ नहीं सही कर पाएंगे, तो इसलिए वो अपनी बातों को आपसे कहना ईजी जब सीख जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन जब अच्छा सीख जाएंगे, इससे सब क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन स्किल उनकी डेवलप होगी ना, तो वो अच्छा रहेगा, और फिर वो सही सिंटैक्स वगैरह लिखेंगे, सही वर्तनी को, सही स्पेलिंग को, सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये 14th हो गया। 15th यहाँ पर है TLM का इंपॉर्टेंस आपको बताना है, कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। आइए मैं इसको भी आपको इंग्लिश में दिखा देती हूँ, हिंदी में आता तो आप बहुत ज़्यादा लिख ही लेते। देखिए, TLM आर यूज टू इन्हांस, इन्हांस का मतलब होता है बढ़ावा देना, और कोई चीज़ अच्छी हो रही है उसको और सपोर्ट करना। इन्हांस द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, बच्चे की जो पढ़ाई है, जो सीखना है, उसको और बढ़ा करना और बढ़ाना। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में उसको और प्रेज करना, वो और आगे बढ़े। ए टीचर यूज इट टू मेक द टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव, टीचर क्या कहता है, उसको इतना प्रभावशाली बना देता है। TLM में जब आप इस TLM का इस्तेमाल करके कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, बच्चा बहुत अच्छे तरीके से उसको समझता है और पढ़ने का भी प्रयास करता है। TLM ऑल्सो हेल्प लर्नर अचीव द लर्निंग आउटकम आफ्टर द क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग। जब आप कोई चीज़ TLM के थ्रू बताए रहते हैं तो उससे प्रॉफिट क्या होता है पता है, कि हम जैसे कोई चीज़ अगर सुन रहे हैं, आप खुद देखते हैं कि आप कोई मूवी देखें, कोई सीरीज़ देखें, कुछ भी देखे हैं, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है इन कंपेरिजन अगर उसकी लिरिक्स आपको जो है पूरी बता दी जाए तो। इसी तरीके से छोटे बच्चे हैं, उनको जब हम कहानी पढ़ाते हैं तो उनको कहानी कम समझ में आती है, अगर वही हाथी स्वयं कहानी बोल के देख ले तो वो चीज़ को बाद में भी ज़्यादा समय तक उनके मेमोरी में रहती है। क्लासरूम ख़त्म होने के बाद, मतलब क्लास ओवर होने के बाद भी उनके दिमाग में रहता है, जल्दी से मिस आउट नहीं होता है। तो TLM का ये प्रभाव होता है। अब बच्चे TLM के द्वारा थोड़ा अटेंशन भी देते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ सीखते भी हैं, पूरा मतलब अपना फोकस लगाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और कम समय में आप TLM की मदद से बच्चों को लुभा सकते हैं, अट्रैक्टिव करा सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करा के उनको पढ़ा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रही है फ्रेंड्स बातें। TLM के ऊपर आप बहुत अच्छी बात लिख सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि भगवान करे ये प्रश्न जरूर आ जाए, ताकि आपको 2 नंबर यूं ही फ्री वाले मिल जाएं। नेक्स्ट देखिए, TLM ऑल्सो इनेबल द स्टूडेंट टू प्रोसीड टूवर्ड द कंक्रीट लर्निंग।
कंक्रीट का मतलब होता है जो चीज़ ठोस हो, आपके सामने मूर्त अवेलेबल हो। टीएलएम का प्रयोग करके बच्चे कोई चीज़ अगर जैसे नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, तो हम जब कोई चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाते, नहीं बता पाते, तो हम उसका कोई मॉडल, उसका कोई सब्स्टिट्यूट लेके आते हैं। तो टीएलएम बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसकी हम अपनी बात को कहने के लिए, दिखाने के लिए एक डेमो के रूप में कुछ चीज़ें लिखते हैं, तो वही हो जाता है कंक्रीट लर्निंग। और जो सीखते हैं वो प्रॉपर तरीके से सीखते हैं, उनके दिमाग में परमानेंटली काफ़ी समय तक रहता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, फिर आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 15 बता दिया ना, आइए 16 देखते हैं क्या है। ये तो करेक्ट करने के लिए है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। 2 सेंटेंस दिया है, सही बताना है कि इसमें कौन क्या गलत है। देखो, ऑलवेज टेल द ट्रुथ, ऑलवेज टेल द ट्रुथ और ही इज सीनियर देन मी। तो सब आप जानते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेल नहीं होगा, उसके बाद ही इज सीनियर देन मी, तो देन मी नहीं होता है, जो सही फॉर्म है वो है टू मी। आगे बढ़िए नेक्स्ट 17 देखिए क्या है। व्हाट आर द 4 एम ऑफ टीचिंग पोएट्री। ये 17वां प्रश्न है कि कविता को पढ़वाने का 4 मुख्य उद्देश्य क्या है। और 18वां प्रश्न है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक अच्छे लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। 2-2 नंबर के 4 नंबर के प्रश्न है। 2021 का ये पेपर डीलर सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश का वाकई में सबसे बेस्ट पेपर रहा है अब तक का। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आपको ये दोनों प्रश्न मैंने लिखा हुआ है, आपको ये बताती हूँ, क्योंकि आपको लिखा हुआ, आप कई बच्चों ने बोला कि मैम आप जो बताती हैं वो ज़्यादा ईजी रहता है याद करने में, इसलिए लिया है। फ्रेंड्स, इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, इतनी क्लासेस बना रही हूँ, तो मुझे भी आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। द एम ऑफ टीचिंग पोइट्री, पहला है पोइट्री इज़ गुड फॉर डेवलपमेंट लर्निंग। पोइट्री जो होती है वो आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं उसको पूरा डेवलप कराने के लिए, कोई चीज़ सिखाने के लिए बहुत अच्छी है। इसके रास्ते से आप बहुत कुछ सिखा सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा, पोइट्री इज गुड फॉर डेवलपिंग स्किल, आप उनके अंदर स्किल्स को बढ़ाने के लिए, स्किल्स को डेवलपमेंट करवाने के लिए आप पोइट्री की मदद ले सकते हो। तीसरा, पोइट्री हेल्प इम्प्रूव आइडिया, पोइट्री जो है आपकी जो काल्पनिक क्षमता है, आप कोई चीज़ सोच रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें आपके आइडिया को इम्प्रूव करने में मदद करती है, आप और अच्छे अच्छे आइडियाज़ को सोच सकते हो। पोइट्री इज़ द, यहाँ पर क्या दिया है, थेरेपेटिक फॉर द राइटर, मतलब पोइट्री की हेल्प से जो राइटर होते हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को लिख पाते हैं। क्योंकि पोयम भी कभी कभी 2 लाइन की पोयम भी होती है, लेकिन बहुत उसके अंदर बहुत ही बातें ऐसी होती हैं, जो बहुत बातें इसमें छिपी होती हैं, जो आपको 2 लाइन में लगता है कि बाप रे कितनी एक यूनिक बात कही गई। तो थोड़ा सा ऐसा आपको राइटर के लिए भी हेल्प कर जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर है पोइट्री द थेरेपेटिक फॉर द रीडर, पढ़ने वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, बहुत कुछ हम सीख जाते हैं 2 लाइन की पोएम से। फिर नेक्स्ट है पोइट्री हेल्प यू अंडरस्टैंड, आपको समझने में मदद करती है सिग्निफिकेंस ऑफ अ वर्ड देमसेल्फ, जो एक एक, क्योंकि पोएम छोटी होती है लेकिन उनमें जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन्हीं शब्द का पूरा खेल होता है। तो उन्हीं शब्द से आपको बहुत कुछ समझने को मिलता है, ठीक है, और बहुत कुछ आप सीख भी जाते हैं। पोइट्री हेल्प यू अंडरस्टैंड द पीपल, और कभी कभी पोइट्री इस तरीके की भी होती है कि आपको समाज को, लोगों को, सोसाइटी को समझने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारी पोएम ऐसी होती है जो लाइफ और समाज पर बनी गई हैं। क्लियर? आराम से लिख लेंगे, इतना पॉइंट बताया है, कोई 3 या 4 आप याद कर लीजिए, 1-2 खुद से बना दीजिएगा, आराम से लिख लेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। और किसी सीरीज से नहीं लिया है, किसी से नहीं, सब खोज खोज के खुद से मेहनत से मैंने दिया है, ताकि आपको एग्जाम टाइम में आसान चीज़ें मिले, और आप अब इतना तो आपको याद करना होगा। आ जाओ आगे, देखो लास्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड, एक अच्छे लेसन प्लान की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब की बार आपने लेसन प्लान बनाया तो इसकी आपको पूरी जानकारी है, लेकिन मैंने फिर भी छोटा लिया हुआ। क्लैरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप जो चीज़ दे रहे हो या आप जो चीज़ कर रहे हो उसकी क्लैरिटी है। अगर आप कोई काम कर रहे हो क्लैरिटी नहीं है, उसमें सब घोंच पोच है, तो सब बेकार है, वर्थलेस है। तो आप जब गुड एक अच्छा लेसन प्लान बनाए हो, तो एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने क्या किया, कैसे पढ़ाया, कब पढ़ाया, कितने बजे पढ़ाया, सारी डिटेल बहुत अच्छी रहती है, तो वो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनके उनके रिमार्क के लिए भी बहुत अच्छा है, तो ये हेल्प करेगा। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, अगर आपने गुड एक लेसन प्लान को मेंटेन किया है, तो आपने कब पढ़ाया, क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, क्या एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन नहीं किया, बच्चों को कितना आता है, बच्चों को क्या एक्सप्लेन करना है, क्या नहीं करना है, तो इसकी भी क्लैरिटी आपके लेसन प्लान से हो जाती है। क्लैरिटी ऑफ एग्जाम्पल एंड गाइडेड द प्रैक्टिस, आप इसके थ्रू एग्जाम्पल देते हो, उदाहरण देते हो, उनको अभ्यास भी करने के लिए देते हो, बताते हो, सीखते हो, जो उनको नहीं आता उस पर वर्क करवाते हो। फिर यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ असेसमेंट फॉर द स्टूडेंट लर्निंग, यहाँ पर है क्लैरिटी होती है, आप बच्चों को क्या पढ़ाना है उसमें आप लिखते हो ना, विशिष्ट जनरल उद्देश्य लिखते हो, सामान्य उद्देश्य लिखते हो, किस टीलम का प्रयोग किया वो लिखते हो, पूर्व आकलन, पूर्व अनुमान, पूर्व उनको ज्ञान, सब प्रीवियस नॉलेज चेक करते हो कि नहीं करते हो, सारा लिखे कि नहीं। अपनी बार इंग्लिश का जो आपने लेसन प्लान बनाया था
उसमें हर एक बात लिखी थी कि नहीं लिखी थी? डेफिनेटली लिखी होगी आप लोगों ने। तो वो चीज़ क्या हुई, आपका वो असेसमेंट है, आपने क्या कार्य दिया है, क्या नहीं दिया है, कितना पता है, सारी चीज़ की प्लानिंग आपको ये सब करनी पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पर है रिमोट लर्निंग स्ट्रेटजी टू सक्सेसफुली चेक योर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। इसके थ्रू आप जो है उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है कितना उनको पता है या उन्हें कितना सीखा, जो होमवर्क आपने दिया वो कितना कर पाए, या आपने जो बताया उसका कितना वो उत्तर दे पा रहे, इस चीज़ की आप चेकिंग भी कर सकते हैं। और करते भी आप प्रश्न पूछते हैं ना, उस बच्चों ने हाँ कहा या नहीं कहा। फिर है क्लियर गोल ऑब्जेक्टिव। इससे क्या होता है कि अगर आप लेसन प्लान बनाए हो तो आपको एक महीने में कितना पढ़ाना है, किस किस क्लास में क्या पढ़ाना है, किस महीने में कितना खत्म करना है, इसका एक ऑब्जेक्टिव आपका भी क्लियर रहता है, बच्चों का भी क्लियर रहता है। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू फॉर यू टीच टू इन दिस। इससे क्या होता है कि अगर आप लेसन प्लान बना के चल रहे हो तो आपको हर दिन कुछ नया पढ़ा, बच्चों को हर दिन नया, जैसे आपको हर दिन नया चाहिए कि मैम कुछ नया बताइए, नए तरह के क्वेश्चन कराइए, सीरीज करके ओवर हो गए हैं, ये है वो है, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे। तो मैं भी जब नई चीज़ें ले आती हूँ करती हूँ तो वो एक इंट्रैक्शन बनता है कि नहीं बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको इस लेसन प्लान में भी बताई जा रही है। क्लियर फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास करते हैं ओवर। मैंने आपको यहाँ पर अच्छी चीज़ें बताई हैं, करवाई हैं। आज ये पेपर 2021 का पूरा मैंने सॉल्व करा दिया और बहुत ही अच्छा पेपर था। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिले। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। इस तरह से हम बहुत सारी वीडियोस पेपर की सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है लाइक कर दीजिए, अपने एक छोटे से कमेंट करते हुए जाइए क्लास कैसी लगी। सारे पेपर आपको सभी सब्जेक्ट करवाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून फ्रेंड।